चलो सुनो, लिखने वाला काम कभी आराम से हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है उसमें। पहले समझा जाए, यदि हम 19th सेंचुरी में जाएं तो हमको पता है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल सर्कल था वो इंडिपेंडेंस के लिए अब खड़ा होना शुरू हुआ था। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल सर्कल था। इंटेलेक्चुअल सर्कल की विशेषता ये होती कि इसके पास ये तो होता है लेकिन जो मसल पावर होती वो नहीं होती है। यही है ना। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इन लोगों ने खूब ज्ञान बांटा, खूब डिमांड की, खूब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड हुई। लेकिन तुम्हें लगता है क्या कि अंग्रेज सिर्फ आपकी मांगों से मान लेंगे? और वो मॉडरेट फेज था। क्या बोलते हम लोग उसको? मॉडरेट फेज। मतलब बहुत कोमल हृदय के लोग और कोमलता से कहते थे हमको ये चीजें चाहिए, आप दे दें। तो दे देंगे क्या? और देने वाले थे नहीं वो। अब सोचो 1885 से हम कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं हम कि प्रेयर, पिटिशंस, delegation, and I always say it was an act of political mendicancy. It was an act of political mendicancy. मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम पिटीशन दे रहे हैं कि साहब ये हमने पिटीशन दिया है, याचिका, जरा इसको देख लीजिए। हम डेलीगेशन लेके जाते थे, योर ऑनर वी बिलीव इन योर बोनाफाइड इंटेंशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन distressed society. We believe that you can do something better for us. Please go with certain reforms. वो कहते तो घूमो और दिया एक। अब सोचो 1885 से जो ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की कहानी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी मतलब पॉलिटिकल मींस राजनीतिक, और मेंडिकेंसी का मतलब होता है भिक्षावृत्ति। ठीक है ना? क्या होता है? भिक्षावृत्ति। तो जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है उससे तो मिलने से रहा। अब जरा सोचो, वो जो बच्चे 1885 में पैदा हुए होंगे और अपने बाप दादाओं को उन्होंने ऐसे भिक्षा मांगते देखा होगा और साथ में बेइज्जत होते भी देखा होगा। अब वो बच्चे तो बच्चे हैं और युवा होने के बाद उनका प्रताप वायु जैसा हो जाता है। उन्होंने कहा इनको मारेंगे हम, तो इनको तो हम पटक के देंगे, मौका मिलने दो। तो ये जो पीरियड है 1905 के बाद का, ये थोड़ा सा हम मेंडिकेंसी तो ये कहते थे, जो मॉडरेट्स थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट शुरू हुए। मैंने कहा ना कि यदि कोई तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ कहेगा तो तुम तो डंडा लेके चढ़ लोगे उसके ऊपर और लगातार बेइज्जती करेगा तो कूट काट भी दोगे। ये ऐसा बहुत नॉर्मल सी बात है ना। तो यदि तुम अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखोगे तो यही होगा। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि यार चलो एक काम करते हैं कि बंगाल का पार्टीशन कर दो। 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, खूब उधम हुआ उसके बाद। और जब उधम हुआ तो जो अपनी अंग्रेज सरकार थी उसने कुछ दिया, ये ले। और क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो डिमांड उनकी थी, इसलिए दिया क्योंकि वो ये शो करना चाहते, देखो इन्होंने तुमने डंडा उठा करके और गाली दे करके मांगा, मैंने नहीं दिया, लेकिन ये प्रेयर कर रहे थे इसलिए हमने दिया। इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर। और उसके बाद एक्ट ऑफ 1909 आया और एक्ट ऑफ 1909 में उन्होंने जो किया वो सबको पता है। उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट कर दिया। कम्युनल इलेक्टोरेट एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने अलग करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि यदि ये दो में डिवीजन हो जाएगा तो अंग्रेजों के अगेंस्ट कॉमन अपोजिशन विद ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। ये आपस में ही लड़ेंगे मरेंगे और हम आराम से शासन करेंगे। इस फिलॉसफी को हम लोग कहते हैं डिवाइड एट एम्पेरा। क्या बोलते हैं? डिवाइड एट एम्पेरा, ईटी एट एम्पेरा, या डिवाइड एंड रूल। ये हमने पढ़ा हुआ है, डिवाइड एंड रूल तो खूब पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो ये डिवाइड एंड रूल का उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया। और आप ये मान के चलिए कि इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में पंगा तो हुआ। मान लीजिए ये जो आपकी क्लास है इसमें ये मान लीजिए मुस्लिम है और ये हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा हिंदू को हिंदू वोट देगा, मुसलमान को मुसलमान वोट देगा। तो क्या जो हिंदू है वो मुसलमान की लीडरशिप पे कभी ट्रस्ट कर पाएगा, या मुसलमान कभी हिंदू की लीडरशिप पे ट्रस्ट कर पाएगा? यही कम्युनल इलेक्टोरेट का बेसिस था। और पंगा हुआ और अचानक से इंडिया में आ गए गांधी जी लौट करके। तो जब गांधी जी आए यहां पर तो उन्होंने पूरे देश भर को घूमा। उन्होंने कहा लेट अस स्टार्ट अ मूवमेंट
which must be popular and inclusive, मतलब पॉपुलर भी हो और इसमें सब लोग शामिल हो। तो उन्होंने, आपको याद होगा, बहुत सारा काम किया, पूरे देश भर में घूमे, जो छोटी छोटी समस्याएं थी उन समस्याओं को एड्रेस किया, जनता का कॉन्फिडेंस उन पर आया, चाहे वो चंपारण की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल्स हो, ठीक है, चाहे वो गुजरात में किसानों के आंदोलन की बात हो, खेड़ा आंदोलन हो, तो ये सब में वो सक्सेसफुल रहे और वो एक प्रॉपरली लीडर के रूप में एमर्ज कर गए। और जब वो एमर्ज किए, उसके पहले यदि हम घटना देखें तो कांग्रेस में भी सूरत स्प्लिट हो गई थी। ये बात है 1907 की। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। अब देखो, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल था, या कहा जाए कांग्रेस का ब्रेन मॉडरेट्स के पास था और कांग्रेस की मसल पावर एक्सट्रीमिस्ट थी। तो जब दोनों ये मिल के थे तो क्या अंग्रेज डंडे चला पाएंगे? तो इसकी वजह से एक जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, कि ये उनको दिमाग दे रहे थे, वो इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। यदि मॉडरेट्स के किसी लीडर को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये हंगामा कर देंगे सब, इसलिए परेशानी थी। वो हो गया। और जब सूरत स्प्लिट हुआ तो फिर बहुत पुलिस ने डंडे बरसाए और बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट हो गया। क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। ये जो लखनऊ पैक्ट है ये 1916 का पैक्ट है, यदि आप लोगों को याद होगा। लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी मिल गए, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी जुड़ गया, और ये मुस्लिम लीग के जुड़ने के पीछे बड़ा कारण था, ठीक है। और मुस्लिम लीग को बाद में जोड़ा गांधी जी ने, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी टर्की में। टर्की में पहले खलीफा का शासन होता था, कैलिफेट बोलते हैं उसको, और खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना रिलीजियस हेड मानते ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर हमारा धार्मिक प्रमुख जो है वो खलीफा है, ठीक है। और जब उस पर इटली ने आक्रमण किया तो ब्रिटेन ने नहीं बचाया उसको। ब्रिटेन ने कहा हम काहे को दाल भात में मूसलचंद बने, हमें क्या मतलब है। तो ब्रिटेन ने नहीं बचाया, इसके कारण मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर देशभक्ति की भावना थी, वो खलीफा को बचाने के लिए यहां पर खड़े हो रहे थे, वो खलीफा को बचाना चाह रहे थे। और जब खलीफा को बचाना चाह रहे थे तो गांधी जी ने कहा चलो आओ हम सब मिलते हैं, तुम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करो और हम अंग्रेजों पर खलीफा को रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर लेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए। नाम उसका रखा खिलाफत आंदोलन। क्या नाम रखा? खिलाफत। अब ये खिलाफत से हमको और तुमको तो ये लग रहा है कि खिलाफ कर रहे हैं, हम खिलाफ हो रहे हैं अंग्रेजों के। कॉमन मैन क्या सोच रहा है? खिलाफत का मतलब क्या होता है? तुम किसके खिलाफ हो? अपोज। आई एम अपोजिंग यू, मैं तुम्हारी खिलाफत करता हूं। तो इस शब्द में ही बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसका नाम खलीफा आंदोलन होना चाहिए था बजाय खिलाफत आंदोलन के। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आम आदमी को तो यह लग रहा है कि अंग्रेजों के विरोध के लिए खिलाफत आंदोलन है। चलिए साहब, कोई बात नहीं। तो जब 1920 में गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया अपना, बड़ा विरोध था कांग्रेस के अंदर भी कि गांधी जी को यह आंदोलन नहीं दिया जाए। ट्रस्ट थोड़ा सा, जो लीडरशिप का ट्रस्ट था वो थोड़ा सा डेफिसिट था। लेकिन जब कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में जो ये प्रस्ताव था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाएंगे, इट वॉज पास्ड विद अ वेफर थिन मार्जिन। अब वेफर थिन तो समझते हो, मतलब बिल्कुल पतले मार्जिन से पास हो गया। 100 लोग कह रहे हैं नहीं, 101 लोग कह रहे हैं हाँ हो गया, ये वेफर थिन मार्जिन हुआ। और गांधी जी ने अपना आंदोलन चला दिया। बढ़िया चला, बढ़िया चला, सब लोग आने लगे इसमें। हम देखो अभी खिलाफत और इस पे बहुत जा नहीं रहे हम, क्योंकि हमको 1935 पे पहुंचना है अभी। चले गए वो। और एक दिन क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया। ये फरवरी 1922 की कहानी है, जिसमें पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। बोले पंत
जबकि उसके पहले यह चल रहा था कि नॉन कोऑपरेशन तो हो ही गया, हम अगले 15-20 दिन में, 1 महीने 2 महीने में हम सिविल डिसोबीडियंस चला देंगे। सविनय अवज्ञा बोलते हिंदी में, और यदि कभी आपने कुछ किताबों में पढ़ा होगा तो उर्दू में लिखते हैं उसको सिविल नाफरमानी आंदोलन। ठीक है, तो ये जो सविनय अवज्ञा है, सिविल नाफरमानी है, सिविल डिसोबीडियंस है, इसको चलाने की बात हुई। नॉन कोऑपरेशन एक ऐसा था कि जिसमें भाई हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम लेकिन आपका विरोध भी नहीं करेंगे। हम कोऑपरेट आपको नहीं करेंगे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी हद में रहेंगे, आप अपना जो करना हो करो, लेकिन हम आपका कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, बिजनेस वो वाला काम नहीं करेंगे, सरकारी नौकरियों में हम। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस होना था तो क्या था कि हम सब छोड़ देंगे, तोड़ देंगे। नमक कानून ही तोड़ दिया गया, यदि आपको याद हो तो दांडी मार्च हुआ था उस समय। तो जब इन्होंने वापस लिया तो मुसलमान इनसे नाराज हो गए, गांधी जी से। बोले आपने जब हमसे मिल करके ये आंदोलन शुरू किया था तो आपने हमको बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस आंदोलन खत्म कैसे किया। मुसलमान अपनी जगह पे ठीक, क्योंकि उनके लिए तो टर्की महत्वपूर्ण था, खलीफा महत्वपूर्ण था, साइकोलॉजी तो यही थी। और जब वहां पर यह सब होने लगा तो वहां पर एक कमल पाशा की सरकार बन गई टर्की में, विच वॉज क्वाइट सेकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद खलीफा जो गए तो आज तक खलीफा आए नहीं है, वो खत्म ही हो गया फिर। तो ये आंदोलन जब खत्म हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो हुई है लखनऊ पैक्ट से, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म हो गई एक तरह से कहा जाए तो। 1909 के एक्ट से जो हिंदू मुस्लिम को डिसयूनाइट किया गया वो इनका पाशा चल गया अंग्रेजों का। अब 1922 के बाद से देयर वाज अ लल पीरियड इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा हल्का फुल्का चल रहा था, कुछ खास नहीं था। और इसी बीच में यदि आपको याद हो तो 1919 की कहानी तो आपको याद ही होगी, रॉलेट एक्ट वाली कहानी, जालियांवाला बाग वाली कहानी, वो सब हमारे यहां हो रहा है 1920 के बाद से। फिर सब परेशानी। अब गांधी जी ने यह सोचा कि भाई हमको सोशल रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उनको जेल भेज दिया गया था। जब ये आंदोलन बंद किया तो सब बंद, अंग्रेजों ने कहा चलो जेल जाओ। जेल गए तो वहां बीमार हो गए तो इनको छोड़ दिया गया कि भाई ठीक है आप बीमार है, अपना रिकुपरेशन करो, आप हेल्थ सुधारो। तो इन्होंने कहा चूंकि मुझे जेल से छोड़ा गया है इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, मैं सोशल रिफॉर्म करूंगा, सामाजिक सुधार के लिए काम करूंगा। और ये गांव-गांव घूम करके, तो सोचो खत्म हुआ, हिंदू मुसलमान अलग हुए, गांधी जी ने कहा हम गांव-गांव घूमेंगे, और उन्होंने अनुसूचित जातियों को जोड़ने की कोशिश की मुख्य धारा की राजनीति में। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुख्य धारा की राजनीति में छुआछूत हटाओ, ये सब आंदोलन उन्होंने शुरू किया, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, और अच्छा आंदोलन चलाया, लोग जोड़े। फिर 1930 तक आते आते स्थितियां बहुत खराब हो गई हमारे देश में। क्यों? क्योंकि 1919 का जो एक्ट था उससे कोई फायदा मिल नहीं रहा था। मैंने कहा डायरकी कर दी थी उन्होंने, और डायरकी करने से हमारे लोगों के ऊपर ही ट्रस्ट खत्म हुआ था, डेवलपमेंट हो नहीं सकता था, कोऑपरेशन था नहीं, ठीक है, रेस्पॉन्सिव थे नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के तरफ थी, यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसका कोई मतलब नहीं दिख रहा था, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो चाहिए थी वो हो नहीं पाई। कुल मिला करके जनता एकदम दुखी, और एम्प्लॉयमेंट खराब, रोजगार है नहीं, महंगाई डायन खाए जाते, वो सब गाना बनना शुरू हो गया। ये सब उसी बीच की बात। और जब इतनी सारी परेशानी हो गई तो गांधी जी ने कहा कि भाई हमको एक नया आंदोलन शुरू करना, और नया आंदोलन कौन शुरू करना है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, ठीक है, जिसको हम बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये शुरू किया। और इन्होंने कहा
अभी तक तो हम आपको कोऑपरेट नहीं करते थे, लेकिन अब हम तोड़ेंगे कानून, लेकिन अहिंसा तो हमारा बना रहेगा। हम आपको मारेंगे कूटेंगे नहीं, लेकिन हमारा ये तो चलना चाहिए। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड उन्होंने एक मार्च किया जिसको आप दांडी मार्च कहते हैं, और दांडी पहुंच करके उन्होंने अहमदाबाद से चले वो साबरमती आश्रम से, और उसके बाद वो दांडी पहुंच करके उन्होंने वो नमक बना दिया। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। अब गांधी जी का ये आंदोलन बड़ा सक्सेसफुल चल रहा था, बहुत सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। क्योंकि इसके पहले यदि देखें, थोड़ा सा एक साल पहले आते हैं, तो एक लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। दो शब्द पहले हमको आपको क्लियर करने होंगे, उसके बाद हम आपको उसको और अच्छा बता पाएंगे। एक वर्ड होता है डोमिनियन स्टेटस, और एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भाई इंग्लैंड के अधीन भारत रहेगा, लेकिन आप अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन रहोगे हमारे अधीन। यह है डोमिनियन स्टेटस। हम 1909 में, 1905 में, 1910 में हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन लाहौर सेशन में हमने कहा नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए। और यदि लॉर्ड इरविन हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। उस समय लॉर्ड इरविन यहां के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। खैर, वो कहानी भी सुनाएंगे हम आपको।